by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। अभी आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुन रहे थे। उन्होंने 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर दौरे को याद किया। बोले, वाजपेयी साहब ने लाहौर आकर समझौता किया मगर हमने उसका उल्लंघन किया, ये हमारा कसूर है, उसके लिए हम दोषी हैं। नवाज शरीफ का इशारा फरवरी 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन की तरफ था, जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लाहौर गए, वहाँ शांति और स्थिरता के वादे पर दस्तखत हुए। नवाज शरीफ उन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भारत को पूरा भरोसा दिया था, मगर कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज कर कारगिल में घुसपैठ कर दी, जिसके बाद भारत को जंग के मैदान में उतरना पड़ा था। नवाज शरीफ ने संभवतः पहली बार खुले तौर पर लाहौर डिक्लेरेशन की विफलता का दोष स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति खास क्यों है? क्योंकि 28 मई को नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले कुर्सी उनके छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास थी। आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, मगर असली पावर नवाज के पास है। अब उन्होंने पार्टी की कमान भी संभाल ली है, यानी पार्टी और सरकार के फैसलों पर उनका एकाधिकार रहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से भारत के साथ रिश्ते बहाल करने की मांग चल रही है। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी ये मुद्दा उठा था, तब उन्होंने टालने की कोशिश की थी। नवाज के भाषण के बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे नवाज शरीफ के भाषण के मायने क्या हैं और लाहौर डिक्लेरेशन क्या था और क्यों फेल हुआ। पाकिस्तान के बाद हम चलेंगे इजराइल। रफा अटैक पर चौतरफा घिरे इजराइल को अमेरिका ने सहारा दिया है। कहा, अब इजराइल ने लाल रेखा पार नहीं की है, हमारा सपोर्ट बरकरार रहेगा। लेकिन ये लाल रेखा है क्या, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बात करते हैं लाहौर डिक्लेरेशन की। मई 1998 11 और 13 तारीख को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था। इसके ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगई में 6 परमाणु हथियार टेस्ट किए। ये पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद 2 बड़ी चीज़ें हुई। पहली, भारत और पाकिस्तान दोनों पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। दूसरी, भारत की चिंता भी बढ़ी। पाकिस्तान के साथ तब तक 3 युद्ध हो चुके थे, वो परमाणु हथियारों का बेजा इस्तेमाल भी कर सकता था। इन्हीं वजहों से भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहल की। तब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। जुलाई 1998 में दोनों नेता कोलंबो में मिले सार्क समिट के दौरान। इसके 2 महीने बाद न्यूयॉर्क में मिले, वहाँ भी आगे के डायलॉग की ज़मीन तैयार हुई। उसी दौर में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था। पाक फौज आतंकी संगठनों को हथियार और ट्रेनिंग देती थी, मगर पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स उनकी संलिप्तता से इनकार कर देते थे। इसके चलते भरोसा नहीं बन पा रहा था। फिर अक्टूबर 1998 में नवाज शरीफ ने बड़ा गेम खेला। उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामात को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। करामात के जाने के बाद उन्होंने एक जूनियर आर्मी अफसर परवेज़ मुशर्रफ को कुर्सी पर बैठा दिया। नवाज को लगा था कि मुशर्रफ उनके वफादार बने रहेंगे। उनकी धारणा बाद में गलत साबित हुई। खैर, इन सब के बीच दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा शुरू करने की कोशिश चल रही थी। प्लान ये था कि वाजपेयी दिल्ली से बस को रवाना करेंगे और नवाज शरीफ लाहौर में उसको रिसीव करेंगे। बाद में ये तय हुआ कि वाजपेयी खुद उस बस में सफ़र करेंगे। वाजपेयी का मैसेज यहाँ साफ था, हम अतीत की कड़वाहट को भुलाकर नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। 19 फरवरी 1999 को दौरा शुरू हुआ। वाजपेयी अमृतसर एयरपोर्ट से अटारी बॉर्डर तक बस में गए। वहाँ नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने उनको रिसीव किया। दोनों एक दूसरे से गले मिले।
ऐसा लग रहा था सारे गिले शिकवे भुला दिए जाएंगे, मगर पाकिस्तान में हर कोई इससे खुश नहीं था। जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने वाजपेयी के दौरे का बहिष्कार किया, उनके काफिले का रूट ब्लॉक करने की कोशिश की गई। इन सब के बावजूद 21 फरवरी को दोनों नेताओं ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। चूंकि ये समझौता लाहौर में हुआ था, इसलिए इसका नाम लाहौर डिक्लेरेशन पड़ा। इस समझौते में 7 अहम बिंदु थे। नंबर 1, जम्मू कश्मीर समेत दूसरे विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। नंबर 2, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नंबर 3, द्विपक्षीय एजेंडा जल्द ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए बातचीत तेज की जाएगी। नंबर 4, परमाणु हथियारों के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाएंगे और दोनों देशों के बीच कोई परमाणु को लेकर विश्वास पैदा हो, इसके लिए बात की जाएगी। नंबर 5, सार्क संगठन के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, दक्षिण एशियाई लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और उनका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। नंबर 6, आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। नंबर 7, मानवाधिकार और मौलिक आज़ादी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसकी सुरक्षा भी की जाएगी। ये भारत पाकिस्तान संबंधों में मील का पत्थर साबित हो सकता था, मगर मई 1999 में बड़ा कांड हो गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ शुरू कर दी। जब भारत को इस बात की जानकारी मिली तो उसने इन सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। 26 जुलाई को जंग खत्म हुई, इसमें भारत को जीत हासिल हुई। कारगिल जंग के साथ ही लाहौर डिक्लेरेशन धराशायी हो गया। परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व वाली पाक फौज लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से बहुत खुश नहीं थी। वे अपने दम पर कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे। माना जाता है इस घुसपैठ के बारे में नवाज शरीफ तक को नहीं पता था। जब तक उनको पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। फौज नवाज को दरकिनार करने का मन बना चुकी थी। अक्टूबर 1999 में यही दिखा भी, जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और खुद पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बन गए। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने इस विषय को विस्तार से समझने के लिए पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे शरद सभरवाल से बात की। हमने उनसे पूछा, फरवरी 1999 में वाजपेयी का लाहौर दौरा कितना अहम था? देखिए, बहुत ही अहम दौरा था। इस वजह से बहुत देर तो कोई डायलॉग भी नहीं था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर में हालात उन दिनों बड़े खराब थे। मैं बात कर रहा हूँ 1993, 94, 92 से लेके। तो 3-4 साल तक कोई डायलॉग नहीं रहा। फिर 1997 में हमने कंपोजिट डायलॉग जिसको कहा गया, वो हमने फैसला किया जून 1997 में। लेकिन एक आध राउंड हुआ, उसमें कुछ खास हुआ नहीं। और 1998 में दोनों मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। भारत ने किया, उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, 15 दिन के बाद में। तो इस वजह से रिलेशनशिप जो थे बड़े टेंस हो गए थे। तो उसके चलते फिर ये फैसला हुआ फरवरी में 1999 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी वहाँ आए लाहौर में, और मैं उस समय भारत का डिप्टी हाई कमिश्नर था वहाँ पे। तो मैं उस विजिट के दौरान था वहाँ। तो एक बहुत ही अहम दौरा था। और प्रयास ये था कि अब न्यूक्लियर टेस्ट जो हो चुके, जो तलखी हुई, जो टेंशन हुई, कि अब रिलेशनशिप को एक ठीक रास्ते पे डाला जाए। और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। उसमें हुआ कि सब पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने हैं इश्यूज। कश्मीर का भी मेंशन हुआ कि पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और फिर क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो ये भी हुआ कि न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस मेजर्स पे बातचीत होगी। तो ये हम सब तैयारी कर रहे थे। फिर फरवरी की बात ये है, लेकिन मई में कोई बातचीत आगे बढ़ने की बजाय मई में ये सारा निकल आया कि भाई कारगिल में उन्होंने इंकर्शन कर रखी है, जिसकी वजह से वो सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। तो बहुत अहम था वो दौरा, लेकिन उसके नतीजे बाद में कारगिल की वजह से कोई नहीं निकल पाए। लाहौर डिक्लेरेशन ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। कुछ महीने पहले भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आई तब यहाँ काफ़ी बवाल हुआ, पिच खराब करने की कोशिश हुई, विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए। इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बस से लाहौर जाने का ऐलान किया था। जब वो पाकिस्तान गए, वहाँ कैसा माहौल था? पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान उस दौरे के लिए कितना तैयार था? देखिए, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि उनकी विजिट को एक बहुत सक्सेसफुल विजिट बनाया जाए, और बहुत गर्मजोशी से उनका वेलकम हुआ।
तो मैं बॉर्डर पे था जब उनकी बस, आपने कहा कि बस शुरू की गई थी दिल्ली से लेके लाहौर तक, तो पहली बस में वो आए और उनके साथ एक दो बसेस में और लोग वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ इंडिया से, उसमें फिल्म एक्टर भी थे, उसमें दूसरी जो जो अहम पर्सनालिटीज, उनके साथ बहुत लोग आए। तो वाजपेयी, नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बॉर्डर पे उनका वेलकम किया। उसके बाद वो लाहौर में रहे, एक रात रहे, बातचीत हुई। उसी रात को जिस दिन वो आए, एक डिनर हुआ लाहौर फोर्ट में, बहुत बड़ा डिनर किया गया उनके लिए। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी थे। देखिए, जमायत इस्लामी जो इन दिनों बड़ी स्ट्रांग थी, अब थोड़ी इतनी अहमियत नहीं रही जमायत इस्लामी की पाकिस्तान में, लेकिन उन दिनों बड़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने बहुत एजुकेशन की लाहौर में। तो मुझे अगर याद अब आता है कि जब हमें लाहौर फोर्ट जाना था डिनर के लिए, तो करीब 1-1.5 घंटा वो डिले हो गया, क्योंकि रास्ते में जमायत इस्लामी एजिटेशन हो रही थी। पुलिस को उनको हटाने के लिए टीयर गैस शेल वगैरह छोड़ने पड़े, और जब वो क्लियर हुआ तभी हम जा पाए। तो एक वो था। दूसरा ये कि नवाज शरीफ ने, ये रिपोर्ट्स हैं कि अपने तीनों जो आर्मी आर्म फोर्सेस के चीफ थे, एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ, इनको कहा था कि उनके साथ जाएं, और उनमें मुशर्रफ थे उन दिनों आर्मी चीफ, कि उनके साथ आएं और प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें वाघा बॉर्डर पे। तो उन्होंने मना कर दिया, और वो, लेकिन बाद में वो तीनों आए, और वाजपेयी जी को मुझे याद है गवर्नर के हाउस में ठहरे थे लाहौर में, वहाँ वो उनको मिले। लेकिन बॉर्डर पे आके उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया अपने प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल को। तो कुछ नेगेटिव्स तो तब नजर आ रहे थे, लेकिन विजिट ओवरऑल बड़ी सक्सेसफुल हुई। ये 2 एग्रीमेंट साइन हुए, और ये था कि इसके बेसिस पे आगे बातचीत बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, बातचीत बढ़ने की बजाय मई में ये क्लियर होने लगा हमें कि ये तो बहुत बड़ी इंकर्शन हुई है कारगिल सेक्टर में, तो उसकी वजह से कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। लाहौर डिक्लेरेशन फेल क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान में कोई था जो शुरुआत से ही भारत के साथ संबंध बेहतर करने के खिलाफ था? समय भी देखा जाए तो हमें इतना नहीं लगा। ये बात तो थी कि उनके आर्म फोर्सेस के चीफ नहीं आए उनके साथ। ये बाद में निकला, हमें उस समय नहीं पता था कि उनको कहा गया और वो नहीं गए। लेकिन फिर भी हमने देखा कि वो आए और उन्होंने मुलाकात की वाजपेयी जी से गवर्नर हाउस में, जैसे मैंने कहा है। और तो लेकिन ये तो क्लियर था कि आर्मी का एजेंडा वो नहीं था जो नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ उस समय कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप इम्प्रूव किया जाए, जो कि बाद में भी उनकी कोशिश रही है। लेकिन उनकी आर्मी का नजरिया मुख्तलिफ था। उनके लिए देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी रहा है, और मैं समझता हूँ आज भी है, कि जब तक इंडिया थ्रेट रहेगा तो फिर आर्मी कह सकती है कि देखिए हम आपको बचाते हैं। तो इसलिए उनका जो डोमिनेंस बना हुआ पाकिस्तानी स्टेट में, वो बना रहता है। तो उनका आर्मी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इंडिया बोगी, जिसको कहा जाए कि इंडिया से खतरा है पाकिस्तान को, जो उन्होंने बना के एक रखा हुआ है। तो कोई रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, स्टेबिलिटी आ जाए, तो उसमें उनको शायद लगता था कि फिर सवाल उठने शुरू होंगे कि इतनी बड़ी फौज क्यों है, काहे के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनका नजरिया तब भी फर्क था, मैं समझता हूँ आज भी फर्क है। तो वो शुरू से था, उसमें ये डाउट्स तो थे, लेकिन फिर भी ये सोचा गया कि अब देखिए इतना कुछ हो चुका, तलखी है, सारी दुनिया दोनों मुल्कों से कह रही कि भाई आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, परमाणु अपने जो टेस्ट हैं, और अब रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबलाइज कीजिए। तो इस वजह से समझा गया कि नवाज शरीफ से अगर पॉजिटिव रिस्पांस है तो इसको आगे बढ़ा के देखा जाए। तो उस नजरिए से मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी आए थे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था उनका। वो शांति के लिए आए। उन्होंने एक सिविक रिसेप्शन, मुझे याद है, गवर्नर के घर में हुई, और उन्होंने कहा कि देखिए बंटवारा हुआ, उसमें बहुत लोग सफर किए, और वो सब यादाश्त हैं, लेकिन अब दोनों मुल्कों को साथ रहना है, आगे उसी तरह बढ़ना है, जिसमें कोऑपरेशन हो, ट्रेड हो, और
इन चीजों की उन्होंने बात की बड़ी खुल के, और उसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई। जो लोग गैदरिंग थी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ आए हुए थे सिविक रिसेप्शन में। तो मैं समझता हूँ कि एक नजरिए से बहुत पॉजिटिव विजिट थी। विजिट जैसे चली बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन फिर वो आर्मी का इंटरेस्ट आ गया। और अब कितना नवाज शरीफ को मालूम था ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ स्पेकुलेशन काफी है कि अगर पूरा भी नहीं मालूम था तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनिशिएटिव ज्यादा उसमें आर्मी का था जो कारगिल में हुआ। पूर्व राजनयिक टीसीए राघवन 2013 से 2015 के बीच पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे। हमने उनसे पूछा, कारगिल युद्ध के बाद लाहौर डिक्लेरेशन ठंडे बस्ते में चला गया, इसको लेकर प्रधानमंत्री वाजपेयी का रिएक्शन क्या था, वो लाहौर डिक्लेरेशन को कैसे देखते थे। मेरे विचार में प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन को और उसके साथ जो एक सिलसिला शुरू हुआ था और वो कारगिल में जाके खत्म हो गया, काफी निराश, उसके बारे में काफी निराश थे। पर उसकी विफलता के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी कोशिश कभी रोकी नहीं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कारगिल लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद कारगिल में युद्ध हुआ, पर उसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद या कुछ ही महीने बाद जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का तख्ता पलटा था कारगिल के बाद, उनको भारत आने का निमंत्रण दिया गया और उसमें भी सफलता नहीं मिली। पर 2004 में जनवरी में प्रधानमंत्री वाजपेयी इस्लामाबाद खुद गए सार्क शिविर के लिए, और उसके साथ एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, कारगिल लाहौर डिक्लेरेशन के एकदम बाद एक बहुत बड़ी विफलता थी। इट वॉज अ बिग फेलियर एंड इट वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। पर उससे प्रधानमंत्री वाजपेयी अपने आप में पूरी तरह निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और उनको लगा, उनके मेरी राय में उनका ये मानना था कि भारत के हित में ये है कि वो अपने पड़ोसी सभी देशों के साथ रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश हमेशा जारी रखी। भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में लाहौर डिक्लेरेशन के चैप्टर को किस तरह देखा जाना चाहिए? मेरे विचार में लाहौर डिक्लेरेशन को एक बहुत ही इट शुड बी सीन एज अ ब्रेव अटेम्प्ट, मतलब एक बहुत बड़ी कोशिश थी भारत की और पाकिस्तान दोनों की कि रिश्तों में स्थिरता लाने का एक नया अध्याय शुरू किया जाए। और हालांकि वो अपने आप में उसे कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसके एकदम बाद कारगिल कारगिल का कार्यक्रम शुरू हुआ। पर लेकिन अपने आप में उसने एक बेस बनाया कि आगे वो इस तरह की कोशिश और फिर कर सके। तो लाहौर डिक्लेरेशन की रेलेवेंस या उसकी भूमिका अभी भी हमारे लिए माने रखती है। 28 मई को नवाज शरीफ ने कबूल किया कि लाहौर डिक्लेरेशन पाकिस्तान की गलती से फेल हुआ। लोगों ने कहा कि नवाज भारत के साथ संबंध बहाल करने का इशारा दे रहे हैं। अभी नवाज की पार्टी PMLN सत्ता में है, उनके स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाना चाहिए? नवाज शरीफ साहब के कोई भी स्टेटमेंट के 3-4 पहलू हमेशा रहते। तो जो एक एट वन लेवल या एक स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो जरूर इशारा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों में कोई बदलाव आए उसकी तरफ। पर मेरे को लगता है इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान फौज की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके वजह से ही जो लाहौर डिक्लेरेशन के जो सिलसिला था उसको इतनी बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि उनकी पार्टी आजकल सत्ता में है और उनके खुद के भाई प्रधानमंत्री हैं, पर अब वो पाकिस्तान फौज पर काफी हद तक निर्भर है। नवाज शरीफ की पार्टी आज उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में वो थी 10 साल पहले
या 20 साल पहले, जब वो पाकिस्तान फौज के साथ उसके तनाव बढ़ रहे। आज नवाज शरीफ के भाई की सत्ता या नवाज शरीफ के पार्टी की सत्ता पाकिस्तान फौज की सपोर्ट के साथ है। तो ये भी एक इस स्टेटमेंट में इसको भी उस इक्वेशन के बीच में लाना चाहिए। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं इजराइल। रफा के शरणार्थी कैंप में बेगुनाह लोगों की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ रहा है। 26 मई को इजराइल के हवाई हमले के बाद एक कैंप में आगजनी हुई जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। अधिकतर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल थे। हमले के वक्त लोग सो रहे थे। इजराइल ने हमले की जांच कराने का दावा किया मगर रफा ऑपरेशन रोकने से इनकार कर दिया। इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। 28 मई को कई सेलिब्रिटीज़ ने ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन चलाया। सहयोगी देशों ने भी इजराइल को लताड़ लगाई, संघर्ष विराम के लिए कहा। मगर जिस देश पर सबकी नज़र थी उसका ढुलमुल रवैया बरकरार रहा। पहले भूमिका बांधो फिर आंखें फेर लो। इस बार भी उसने वही किया। शरणार्थी कैंप में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला अभी सब दायरे के अंदर है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री को आप सुनिए। Right now, it is still our assessment that what is happening in Rafah and what the IDF are doing, it is limited in scope. And so, No matter what anyone says, those images, what's happening on the ground, it's horrific, it's heartbreaking, and it needs to stop. We also have to remember that we are supporting Israel in their fight against Hamas. And this is a terrorist organization that embeds itself within tunnels, that is using hostages, innocent civilians as human shields, and continues to do so. लिमिटेड स्कोप, यही बात अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी दोहराई। विदेश मंत्रालय ने तर्क दिया जैसा ऑपरेशन खान यूनिस और गाजा सिटी में हुआ वैसा रफा में नहीं हो रहा है, इसलिए सारी चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन अमेरिका कब मानेगा कि रफा ऑपरेशन लिमिट से बाहर चला गया है, इसका कोई मानक तय नहीं है। जानकार कहते हैं अमेरिका अपने हिसाब से शर्तें तय करता है, इसलिए रेड लाइन वाली बात कूटनीतिक शब्दों के जाल में उलझकर रह जाएगी। इजराइल ने 6 मई को रफा ऑपरेशन शुरू किया था। 7 मई की सुबह उसने गाजा पट्टी की तरफ वाली रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। तब से वो ज़मीन और हवा के रास्ते हमला कर रहा है। उसके टैंक अंदर तक घुस गए हैं। 6 मई के बाद से लगभग 8 लाख लोगों को रफा छोड़ना पड़ा है। 26 मई को वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। इजराइल के हमले में 45 आम लोग मारे गए। इसके बावजूद अमेरिका आपत्ति जताने के लिए तैयार नहीं है। इसके बरक्स वो दबाव टालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का दावा है उसने हमास के 2 कमांडर्स को मारने के लिए बमबारी की थी। आगजनी वहाँ रखे बारूद की वजह से हुई। आमतौर पर अमेरिका अपने आकलन पर भरोसा करता है, मगर इस मामले में वो इजराइल के सरकारी बयान को सच मानकर चल रहा है। ठीक कहा जाए तो उसको सच मानकर चलना पड़ रहा है। अब अमेरिका की दुविधा की 2 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। बाइडेन सरकार के लिए प्रो इजराइल लॉबी को दरकिनार करना बेहद मुश्किल है। अप्रैल में जो बाइडेन ने इजराइल जा रहे बमों का एक शिपमेंट रोका था। फिर 8 मई को बाइडेन ने बाकी हथियारों की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी थी। बाइडेन के बयान का जबरदस्त विरोध हुआ। रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका की प्रो इजराइल लॉबी ने उनकी निंदा की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हमास का समर्थक बता दिया था। बवाल बढ़ा तो बाइडेन सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। कहना पड़ा कि कोई सप्लाई नहीं रोक रहे हैं, हमारा टूट सपोर्ट जारी है। नंबर 2, विकल्प की कमी। जब से गाजा में जंग शुरू हुई अमेरिका ने इजराइल को कई सलाहें दी हैं, मसलन लंबी लड़ाई से बचो, आम नागरिकों की जान बचाने की कोशिश करो, रफा में ऑपरेशन मत चलाओ आदि। इजराइल ने उसकी हर सलाह को नज़रअंदाज किया है। उसने साफ कहा कि वो अपनी मर्जी से चलेगा, कोई सपोर्ट ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो इजराइल के खिलाफ ना तो फौज भेज सकता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते मदद नहीं रोक सकता और इजराइल के साथ संबंध भी नहीं तोड़ सकता है। इजराइल हमास जंग से जुड़े और भी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।